एक मिनट जरा, ये स्क्रीन शायद शो नहीं हो रही अभी। कितना टाइम वेस्ट कर दिया आज मैंने फजूल ही। ये क्लास दो हिस्सों में कैसे पट गई मुझे समझ ही नहीं आ रही। पता नहीं आप लोग चाहते हैं कि मैं पढ़ा ना सकूं। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, आप लोगों को जो पहला पार्ट है वो मिल जाएगा, जिसमें मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ाए हैं। न्यूक्लियोफिलिक सॉरी सब्स्टिट्यूशन। फिर उसके अलावा एडिशन रिएक्शंस में मैंने हाइड्रोजनेशन पढ़ाई है और बिर्च रिडक्शन पढ़ाई है। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। ये सही हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन में आप लोग जानते हैं 3 डबल बॉन्ड है। अगर हम इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं सनलाइट की मौजूदगी में, तो जिस तरह हाइड्रोजन डबल बॉन्ड में ऐड हो जाते हैं, इस तरह क्लोरीन एटम भी ऐड हो सकते हैं। ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, एक एक क्लोरीन जो है इन दोनों कार्बन पे लग जाएगा। इस तरह इस डबल बॉन्ड के टूटने से भी एक एक क्लोरीन दोनों कार्बन पे लग जाएगा। तीसरा डबल बॉन्ड टूटने से भी एक एक क्लोरीन जो है दोनों कार्बन पे लग जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, जिसका नाम है 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। या इसी तरह अगर हमारे पास ब्रोमीन हो और हम इसका बेंजीन से रिएक्शन करवाएं, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अब ये रिएक्शन का उन्होंने लिखा हुआ है कि मैकेनिज्म कैसे होना है। सबसे पहले क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है उसमें ब्रेक डाउन होना है जब इसके ऊपर लाइट फॉल होनी है, क्योंकि ये रिएक्शन लाइट की मौजूदगी में हो रहा है। तो आप लोग पता है कि क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। तो जैसे इसके ऊपर लाइट पड़नी है तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है मिड से ब्रेक हो जाना है। यानी एक बॉन्ड बनता है जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करें। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का होगा, लेकिन जब बॉन्ड ब्रेक होगा, इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसके पास, दूसरे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसके पास। फिर ना एक क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल होगा, ये आप देखो, एक क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है ये बेंजीन से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेंजीन का जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से शेयर करके यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगी, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है अनपेड ये इस कार्बन के पास है। फिर अगला जो क्लोरीन का रेडिकल है वो इसी तरह इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा। इस तरह से इन दोनों कार्बन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और एक एक क्लोरीन दोनों पे ऐड हो जाएगा। फिर इस तरह सेम ऐसे ही रिएक्शन इधर भी होगा, इधर भी होगा। जैसे एक डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है और एक एक क्लोरीन लगा है। तो इस तरह आगे डॉट डॉट लिखने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है इस डबल बॉन्ड के लिए भी ऐसे ही है, इस डबल बॉन्ड के लिए भी ऐसे ही है। तो इस तरह से हमारे पास जो है फाइनली 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। इसके बाद लिखा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेंजीन जो है खुद इटसेल्फ KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीडाइज नहीं होती, क्योंकि बेंजीन मॉलिक्यूल स्टेबल है। यहाँ लिखा हुआ है बेंजीन मॉलिक्यूल रेजिस्ट करती है ऑक्सीडेशन के लिए। तो इसलिए आम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे KMnO4 है उससे या पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीडाइज नहीं होती, लेकिन खास कंडीशंस में इसको ऑक्सीडाइज करवाया जा सकता है। जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में, ये सेकंड ईयर में रिएक्शन पढ़ा है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये हमारे पास है बेंजीन है। बेंजीन का अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं वेनेडियम पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में 450 डिग्री टेम्परेचर पे, तो आपने गौर से देखना है ये रिएक्शन कैसे होगा। तो ये हमारे पास है बेंजीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऐसे है। तो ना यहाँ से रिंग इस तरह रैप्चर होना है, इस तरह से। जब रिंग इस तरह से रैप्चर होगा तो यहाँ से देखें, ये ऐसे रिंग ने रैप्चर हो जाना है, ऐसे ऐसे, इस तरह से। यानी ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट इतना, ये निकल जाना है। कार्बन जो होंगे इस इतने पार्ट के, वो ऑक्सीजन से मिलके CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो हाइड्रोजन होंगे इस इतने पार्ट के, वो भी ऑक्सीजन से मिलके वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कार्बन जो इतने पार्ट के हैं उन्होंने ऑक्सीजन से मिलके CO2, हाइड्रोजन ने मिलके वाटर। बाकी जो है
ये ऑक्सीजन आ रही है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड बना लेगी, इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड बना लेगी, और यहाँ पर जो है एक ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन के साथ भी लिंक हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो केमिकल प्रोड्यूस होगा इसका नाम है मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड के अंदर अगर हम वाटर ऐड करें, यानी इसका वाटर से रिएक्शन करवाएं, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, वाटर का जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से लगेगा, और वाटर का जो OH होगा वो इस कार्बन से लगेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा उस कंपाउंड का नाम है मैलिक एसिड। ये आप लोगों ने FSC में पढ़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन में। तो बेशक जो है आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ये प्रेपरेशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोफिलिक ओरिएंटेशन, हाँ यहाँ पर ये अभी आपको नजर आ जाएगा। एक मिनट जरा, यहाँ पर आप देखो कि बेंजीन का अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं वेनेडियम पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में 450 डिग्री टेम्परेचर पे, तो मैलिक एनहाइड्राइड बनेगा, साथ CO2 और वाटर बनेगा। मैलिक एनहाइड्राइड में वाटर ऐड होगा तो फिर मैलिक एसिड प्रोड्यूस होगा, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ओजोनोलाइसिस, यानी अगर हम बेंजीन का ओजोन से रिएक्शन करवाएं, बेंजीन खुद है C6H6, ठीक है, इसमें ना तो 3 ओजोन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे बेंजीन के साथ। तो ये एक डबल बॉन्ड है, दूसरा ये तीसरा, 3 ओजोन के मॉलिक्यूल 3 डबल बॉन्ड वाली साइड पे रिएक्ट करेंगे, एक ओजोन इधर ऐड हो जाएगा, एक ओजोन इधर ऐड हो जाएगा, एक ओजोन इधर ऐड हो जाएगा, तो 3 ओजोन ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा उसका नाम है बेंजीन ट्राईओजोनाइड, C6H6 एज इट इज, और फिर H9। तो फिर हमने ना ये रिएक्शन जो है इसमें वाटर ऐड करना है और साथ जिंक ऐड करना है। वाटर सिर्फ लिखा हुआ है, वाटर के साथ जिंक भी ऐड करना है। तो बेसिकली ना फिर इससे क्या होना है, बेंजीन ट्राईओजोनाइड की ब्रेकडाउन हो जानी है, और इससे 3 मॉलिक्यूल ग्लाइओक्सल के प्रोड्यूस होंगे। ये 3 मॉलिक्यूल ग्लाइओक्सल के तभी प्रोड्यूस होंगे जब आप इसमें साथ जिंक भी डालोगे, यानी जिंक भी डालनी है। ये भी उन्होंने बेवकूफों ने जो गलती आपकी बुक में है वही गलती इधर की हुई है, यानी बेंजीन का ओजोन से रिएक्शन करवाया तो बेंजीन ट्राईओजोनाइड, फिर इसमें वो वाटर ऐड कर रहा है तो 3 ग्लाइऑक्सल प्रोड्यूस हो रहे हैं। सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड हो, और इस दोनों कार्बन के साथ H लगा हुआ है, ये ग्लाइऑक्सल है, ठीक है। तो ये 3 मॉलिक्यूल इसके प्रोड्यूस होंगे, इसके अलावा 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो जिंक ऑक्साइड के भी प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर आप देखो कि हाइड्रोजन कितने हैं, एक में दो हैं, कार्बन एक में दो हैं, ऑक्सीजन एक में दो हैं, यानी टोटल 3 में हाइड्रोजन 6, कार्बन 6, ऑक्सीजन 6, 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ टोटल 9 है, यहाँ कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है, बाकी 3 कहाँ गए, 3 जिंक, 3 ऑक्सीजन लेके 7 बनेगा 3 जिंक ऑक्साइड, वो यहाँ मेंशन नहीं है, जिंक के बगैर ये रिएक्शन होता नहीं है। इसके बाद उन्होंने लिखा है एन अल्काइल साइड चेन, अगर बेंजीन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप लगा हो जैसे मिथाइल ग्रुप लगा हो, अगर हम इसका KMnO4 से रिएक्शन करवाएं, यानी इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं, क्या होगा, जो CH3 है ये ऑक्सीडाइज होके COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखें बेंजीन रिंग जो है बेंजीन के साथ जो है इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, अगर हम इसकी KMnO4 से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो KMnO4 से इसकी ऑक्सीडेशन करवाने से क्या होना है, एक कार्बन जो अजाफी है उसने COOH में कन्वर्ट हो जाए, सॉरी उसने CO2 में कन्वर्ट हो जाना है। ये वाली कार्बन है जो बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच है, जो कार्बन बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच है इसने कन्वर्ट होना है COOH में, और जो दूसरी वाली कार्बन है ना साइड चेन, ये वाली अजाफी एडिशनल CH3 वाली, इसने कन्वर्ट हो जाना है CO2। ये आप यहाँ ये भी रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हम मिथाइल बेंजीन या टॉल्यूइन का ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो CH3 ऑक्सीडाइज होके
COOH और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके वाटर। अगर इथाइल बेंजीन है ना, तो फिर क्या होना है, जो बेंजीन के साथ कार्बन डायरेक्ट अटैच है इसने ऑक्सीडाइज होकर COOH में कन्वर्ट होना है। बाकी जो अजाफी वाली है ना, वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी और साथ हाइड्रोजन जो है ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर इस तरह लिखा हुआ है साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर देखें बेंजीन के साथ जो है CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अगर हम बेंजीन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं, तो जैसे आपने पढ़ा हुआ है ये अल्केन्स के लिए मीथेन की हेलोजिनेशन, सेम रिएक्शन वैसे होना है। ये 1 मिनट बेटा आवाज आ रही है? बच्चे आवाज आ रही है? बोल। यस सर, आवाज आ रही है। सर अब आ रही है आवाज, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, कब से आवाज रुकी हुई है? अभी हुई है सर। सर जी 1-2 मिनट पहले आपकी मतलब स्क्रीन और वॉइस दोनों बंद हो गए थे। कब? तो जब से हेलो? आपकी तरफ जब ईलन मैम से जी सर सर अभी जी। 2 मिनट पहले ऑफ हुई थी सर आवाज। अच्छा, जहां तक पढ़ाया वो समझ आई हुई है ना? जी सर। जी सर, वो समझ आई है जी सर। सर। जब ਲੈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਨੈਕਟ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਨੈਕਟ ਕਦੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। जी जी सर, ये समझ आ गई थी सर, साइड चेन रिएक्शन की। हाँ ठीक है। अब मैं आ गया हूँ छत पे, और छत पे जी फिर सर मैं ठीक। देखता हूँ कि सिग्नल कैसे काम होते हैं, जैज वालों की भी ऐसे की तैसी। अच्छा, इसके बाद है साइड चेन ऑक्सीडेशन, सॉरी साइड चेन हेलोजिनेशन। अगर हम मिथाइल बेंजीन या टॉल्यूइन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं लाइट की मौजूदगी में, तो एक हाइड्रोजन जो है वो एक Cl से मिलके HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक जो क्लोरीन होगा वो इस कार्बन के साथ लग जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है पहले हाइड्रोजन कार्बन के साथ 3 थे, अब 2 रह गए, एक हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह एक क्लोरीन आ गया। बेंजीन के साथ Ca2 ग्रुप लगा हो तो इसे बेंजाइल कहते हैं। तो यहाँ पर वाई आना है, बेंजल नहीं आना, बेंजाइल आना है। BENZYL, बेंजाइल क्लोराइड। अगर बेंजाइल क्लोराइड जो है फिर क्लोरीन के साथ दोबारा रिएक्शन करता है, तो एक और हाइड्रोजन एक और क्लोरीन से मिलकर HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक और क्लोरीन जो है वो यहाँ लग जाएगा। तो हाइड्रोजन अब एक रह जाएगा, क्लोरीन 2 हो जाएंगे। ये बनेगा बेंजल क्लोराइड, यानी इसका नाम इधर आना है और इसका नाम इधर आना है। अगर जो है वो एक क्लोरीन से मिलके HCl में कन्वर्ट हो जाएगा और एक
ओरिएंटेशन, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये बच्चा आप लोग जानते ही हैं कि बेंजीन की ना 6 की 6 पोजीशन जो है एक जैसी हैं। पहला सब्स्टिट्यूएंट जहां मर्जी जाके लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर तरह का इन्वायरमेंट, हर तरफ से इन्वायरमेंट जो है सेम है। लेकिन पहला सब्स्टिट्यूएंट लगने के बाद, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनने के बाद, अब अगला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आके लगेगा? अगर हम देखें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के साथ, तो ये 2 पोजीशन ऑर्थो हैं, ये 2 मेटा हैं और ये एक पैरा है। यानी पहले पोजीशन 6 थी, एक पोजीशन होने के ऑक्यूपाई होने के बाद बाकी पोजीशन रह गई 5, 5 में से 2 ऑर्थो, इस तरह 5 में से 2 मेटा और 5 में से जस्ट एक जो है वो पैरा है। तो इसका मतलब है कि ऑर्थो प्रोडक्ट बनने के चांसेस जो हैं कितने परसेंट हैं? 40, क्योंकि 5 में से 2 ऑर्थो है ना, मल्टीप्लाई 100 कर दें तो चांस निकल आएगा। इसी तरह मेटा प्रोडक्ट बनने के कितने चांसेस हैं? 5 में से 2 पोजीशन मेटा है, ये भी मेटा है, ये भी मेटा है, तो इसलिए इसका भी चांस 40% निकलता है। और पैरा पोजीशन जस्ट 1 बनती है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है, तो पैरा प्रोडक्ट बनने के जो चांसेस हैं जस्ट जो है 20% है। जब आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं, उसको कन्वर्ट करने के लिए डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, यानी एक आपके माइंड में आइडिया आ सकता है कि आपकी जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो 40% बनेगी, मेटा प्रोडक्ट भी 40% बनेगी और पैरा प्रोडक्ट जो है वो जस्ट 20% बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। बाज दफा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देती है, मेटा प्रोडक्ट नहीं देती। और बाज दफा बाज कंडीशंस में क्या होता है, वो सिर्फ मेटा प्रोडक्ट देती है, वो ऑर्थो पैरा नहीं देती। तो बेंजीन पे अगला इनकमिंग ग्रुप जो है वो कहाँ आगे लगना है, डिपेंड करता है बेंजीन पे लगे हुए पहले वाले ग्रुप पे। ठीक है, तो पहले वाला जो ग्रुप होता है, पहले वाला जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम ग्रुप को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एक्टिवेटिंग ग्रुप और एक है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अच्छा, वैसे एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग जो है उसमें ये आ जाएगा कि वो ग्रुप जिसके अटैच होने से बेंजीन की रिएक्टिविटी तेज हो जाए उसको कहते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब एक देखें, बेंजीन की का एक रिएक्टिविटी का रेट है, बेंजीन की एक रिएक्टिविटी की स्पीड है। ठीक है, बेंजीन कैसे रिएक्ट करती है ये आप लोगों ने देखा है। यहां पर आपको मैं जरा थोड़ा सा दोबारा यहां से बता देता हूं। यहां देखें, बेंजीन अभी एरोमेटिक है, स्टेबल है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं 6Z, 6Z पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। बेंजीन स्टेबल है। जैसे ही बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करती है तो इलेक्ट्रोफाइल एक कार्बन के साथ अटैच हो जाता है और दूसरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से बेंजीन का जो 6Z है ये डिस्टर्ब हो जाता है। 6Z डिस्टर्ब होगा, देन उसके बाद जो है बेस क्या करेगी, जिस कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल लगा उस कार्बन से प्रोटॉन कैप्चर कर लेगी और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिंग में वापस आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास जो है ये बेंजीन प्रोड्यूस हो जाएगी, सॉरी ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो इसमें आप देखो कि बेंजीन जो है उसका पहले इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, बेंजीन एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक की तरफ चली गई, जो इंटरमीडिएट बन रहा था। उसके बाद फिर दोबारा बेस ने जब प्रोटॉन कैप्चर किया तो फिर दोबारा जो एरोमेटिक करेक्टर है उसने रीगेन कर लिया। बेंजीन की अपनी एक रिएक्शन करने की स्पीड है। तो अगर जो है बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा हो तो वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को या तो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। यानी बेंजीन की अपनी एक रिएक्शन करने का रेट है। अगर कोई और ग्रुप भी लगा हो, यानी लेट्स से आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बना देते हैं, बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, तो अगला आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। अगर पहले वाला सब्स्टिट्यूएंट जो है उसके लगने से बेंजीन का रिएक्शन करने का रेट तेज हो जाए तो वो जो पहले वाला ग्रुप होगा उसे हम बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। और अगर पहले वाला ग्रुप जो है बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर दे, बेंजीन का रिएक्शन करने का रेट जो है उसे डिक्रीज कर दे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप।
या तो ग्रुप होगा एक्टिवेटिंग या होगा डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा होगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप वो होगा ऐसा ग्रुप जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच हो और बेंजीन की रिएक्टिविटी को तेज कर दे। ठीक है, तो ऐसे वाला ग्रुप जो है वो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। और ऐसा वाला ग्रुप जिसके लगने से बेंजीन की रिएक्टिविटी पहले से भी जाती रहे। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक होता है ना कि आप कोई काम करते हैं और आपकी काम करने की स्पीड बढ़ जाती है, बेंजीन की एक रिएक्शन करने की रेट है। पहले वाला ग्रुप लगने से अगर बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है तो वो जो हम ग्रुप लगा रहे हैं तो वो जो ग्रुप है वो रिंग एक्टिवेटिंग है। इससे क्या होगा, इससे जो सेकंड आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा वो जल्दी से रिएक्ट कर सकता है। तो इस तरह अगर पहले वाला ग्रुप जो है वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को पहले से भी कम कर देता है तो इसे हम करेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इस तरह जो ओरिएंटेशन के लिहाज से अगर हम देखें, ओरिएंटेशन दो तरह की हो सकती है। सेकंड जो इलेक्ट्रोफाइल है या तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अगर लगेगा तो पहले वाला हम जो सब्स्टिट्यूएंट है उसे बोलेंगे कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। और अगर जो सेकंड इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे लगेगा तो हम पहले वाला जो सब्स्टिट्यूएंट होगा जो पहले लगा होगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में तो उसको हम बोलेंगे मेटा डायरेक्टर। अब यहाँ पर हम इन तमाम तरह के जो केसेस हैं उनको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर बेटा एक बात याद रखनी है कि जितने भी टोटल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। आप लोगों ने ना एफएससी में 2 तरह की कैटेगरीज पढ़ी थी। आपने पढ़े थे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एंड मेटा डायरेक्टर। अच्छा, आपने ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के लिए ये पढ़ा था ऐसे वाले जो ग्रुप्स होते हैं ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, ऐसे अगर ग्रुप जो है वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। और ऐसा ग्रुप जो है उसको आप कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और रिंग एक्टिविटी यानी बेंजीन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह कुछ आपने पढ़े थे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ कर लेते हैं। जब बेंजीन रिंग से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे तो बेंजीन की इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे वाले जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम कहते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और जो अगला आने वाला ग्रुप होता है वो मेटा पोजीशन पे लगता है, यानी ये जो ग्रुप्स होते हैं मेटा डायरेक्टर होते हैं। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी है हेलोजन्स। ये हैं तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर लेकिन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। अब वो ऐसा कैसे होता है ये अभी हम देख लेते हैं, इसका क्या मतलब है ये आपने ध्यान से समझना है। लेट्स से अब यहां लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स अरीनियम आयन स्टेबिलिटी। अब ये वाला जो आयन है ना ये अरीनियम आयन होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये उधर जो है मैंने नहीं बताया। ये वाला जो आयन है अरीनियम आयन है, ये वाला देखो। अब अरीनियम आयन स्टेबल है या अनस्टेबल है ये अब हमने देखना है। फजूल में टाइम बहुत ज़ाया हुआ है आज। मेरा तो दिल था मैं पढ़ा दूं आज, रगड़ दूं चैप्टर। चलो मैं भी इधर ही बैठा हूं। अच्छा, यहां पर आप देखो बेंजीन के साथ जो है अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। अब आपको ये लगता होगा कि नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। उसकी वजह यह है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई है कार्बन से, तो नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप किसी हद तक ठीक सोच रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में आ सकता है। यानी अगर बेंजीन रिंग पे ऐसा एटम डायरेक्ट अटैच हो जिसके पास लोन पेयर भी हो तो फिर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा बाय द रेजोनेंस। मैंने बोला अगर बेंजीन रिंग पे कोई ऐसा एटम अटैच हो जिसके पास लोन पेयर हो तो बेंजीन रिंग को अपने लोन पेयर के जरिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जब ये वाला लोन पेयर जो है यहाँ आएगा तो ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ से खत्म हो गया और ये वाले लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जब इधर आए तो नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड बन गया।
अगले स्टेप में यहां पर जो लोन पेयर होगा उसने इधर आना है इन दोनों कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बनाने के लिए, और ये वाला पाई बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर आप देखें कि ये वाला जो लोन पेयर होगा इसने इधर आ जाना है, और ये वाला जो पाई बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। फिर अगले स्टेप में क्या होना है, अगले स्टेप में ये वाला लोन पेयर इधर आएगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, और ये वाला पाई बॉन्ड इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, यानी ये वाला लोन पेयर इधर पाई बॉन्ड बना लिया और ये वाले पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया लोन पेयर की फॉर्म में। तो इसका मतलब आप यहाँ पर देखें जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये जो सबसे पहले आप देखो कि ये जो अमाइनो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है बाय द रेजोनेंस इफेक्ट। तो जब ये रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज किधर निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज इस ऑर्थो पे, इसके बाद पैरा पे, फिर ऑर्थो पे। मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा। जब मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा तो यहां पर देखें किस किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है कौन सी साइड पे, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। तो अगला आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है किस पोजीशन पे आगे लगेगा, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। उसको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मिलना है ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे उसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं मिलना। तो इसका मतलब है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा या ऑर्थो पे लगेगा। यानी ये वाला जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप है ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। और रिंग एक्टिवेटिंग है। रिंग एक्टिवेटिंग कैसे है, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। देखो बेंजीन ने एक्ट करना है एज अ न्यूक्लियोफाइल, लेकिन अब मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने 2 बंदे मारने हैं लेट्स से, तो अगर वो अकेला है तो उसके बंदे मारने के चांसेस कम होंगे, लेकिन अगर 2 नाल उसके साथी उसको हौसला दें, कोई नहीं देख लांगे बाद में इकट्ठे फांसी चढ़ जाएंगे, तो उसकी जाहिर बात है एबिलिटी बढ़ जाएगी। बेंजीन ने क्या देना है, बेंजीन ने पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड देना है किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। बेंजीन ने पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इलेक्ट्रोफाइल को देना है। लेकिन ये अमाइनो ग्रुप क्या कर रहा है, अमाइनो ग्रुप इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का बायस बन रहा है। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसकी इलेक्ट्रोफाइल को देने की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसने ये वाला ग्रुप कह रहा है शावा शावा दे इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रोफाइल, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दैट्स वाई ये हमारे पास जो है रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप इस तरह है कि बेंजीन की रिएक्टिविटी का रेट इंक्रीज कर रहा है बाय डोनेटिंग इट इलेक्ट्रॉन। ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को रिंग को डोनेट करके बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर आप सेम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप है इसमें नाइट्रोजन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ये जैसे मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता। कौन से वाला इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है, रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करता है। यानी जो रेजोनेंस इफेक्ट है ये मोर पावरफुल है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो लेस पावरफुल है। इसलिए अकॉर्डिंग टू द मतलब देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो ये अमाइनो ग्रुप ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। तो यहाँ पर ना उन्होंने एनिलीन के साथ इलेक्ट्रोफाइल की डिफरेंट तरह की पॉसिबिलिटी लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपने गौर करना है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे आके लगता है, ऑर्थो पोजीशन पे। ये अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रोफाइल एट से ऑर्थो पोजीशन पे लग गया, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रोफाइल का कहाँ अटैक हुआ, ऑर्थो पे, ठीक है। तो इस वाली कार्बन, पहले पाई बॉन्ड था इन दोनों कार्बन के दरमियान, जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आके लग गया तो इस वाली कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखें, अगर ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। अब अगर आप इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखें तो पॉजिटिव चार्ज ऐसी कार्बन पे है जिसके साथ नाइट्रोजन डायरेक्ट अटैच है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। पॉजिटिव चार्ज ऐसी कार्बन पे आ रहा है जिसके साथ नाइट्रोजन डायरेक्ट अटैच है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो है इस कार्बन को डोनेट करेगी। जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगी तो इन दोनों के दरमियान पाई बॉन्ड बन जाएगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
वैसे अगर आप देखें तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, वो कार्बन जो है उसके साथ नाइट्रोजन बॉन्ड है जो अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करके इसके पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर सकता है। इसलिए ये वाला जो हमारे पास आयन है ये स्टेबल आयन है, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल है ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकता है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रोफाइल जो है पैरा पोजीशन पे अटैक करे, पैरा पोजीशन से लगे, पहले पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के दरमियान था, इलेक्ट्रोफाइल से पैरा पोजीशन पे लगा, इस वाली कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला जो नाइट्रोजन है इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर सकता है, तो इसका मतलब है ये वाला आयन भी स्टेबल है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पे भी आके लग सकता है। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रोफाइल जो है मेटा पोजीशन पे आके लगता, क्या होना था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जब बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, फिर इस तरह ये वाला बॉन्ड जब इधर जाएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाना है। तो यहाँ पर आप देखो कि पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे आ रहा है जिसके साथ अमाइनो ग्रुप नहीं लगा हुआ, यानी ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इस पॉजिटिव चार्ज को डायरेक्ट स्टेबलाइज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है ये वाला आयन जो है रिलेटिवली अनस्टेबल है। देखिए ना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया या यहाँ आया या फिर यहाँ आया, तो पॉजिटिव चार्ज उन कार्बन पे आ रहा है जिसके साथ नाइट्रोजन नहीं लगा हुआ। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को डोनेट करके इसको स्टेबलाइज नहीं कर सकता, इसलिए ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं रिलेटिवली अनस्टेबल हैं और ऑर्थोपैरा वाले जो स्ट्रक्चर थे वो रिलेटिवली स्टेबल थे। तो इसलिए ये हमारे पास जो अमाइनो ग्रुप है ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें ये रिंग एक्टिवेटिंग भी है क्योंकि ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, यानी इसे हम कह सकते हैं कि रिंग एक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप विच कंटेन एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप देखो ना, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कार्बन के साथ ऐसा एटम जो है वो बाउंड है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके बाद जो है अगर आप सेकंड केस देखो, लिखा हुआ है एक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग अल्काइल एंड अराइल ग्रुप्स दैट लैक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कनेक्टेड टू द बेंजीन रिंग। अब यहां पर देखें बेंजीन के साथ जो है मिथाइल अटैच है। अब जो एटम जो है बेंजीन की कार्बन के साथ अटैच है उसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये भी क्या है, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, और एक इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और ये भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है और रिंग एक्टिवेटिंग है। यहां पर आप देखो ना, ये मिसाल के तौर पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड जो है, अगर कार्बन कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाए तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं इस कार्बन पे आ जाएंगे, फिर इस तरह ये पूरे रिंग में डीलोकलाइज करेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं अगर ये इधर आ जाते हैं, तो आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ी हुई है, हाइपर कॉन्जुगेशन का आप लेक्चर यूट्यूब पे ले भी सकते हो, मतलब आपको सर सलमान जो जमील हैं उन्होंने भी पढ़ाई हुई है, और जो फर्स्ट ईयर सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं जो BS ज़ूलॉजी के हैं उनको भी मैंने पढ़ाया हुआ है ये वाला टॉपिक, तो कहते तो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। तो मतलब जो है ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। तो इस तरह ये वाला जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन सी पोजीशन पे आके लग सकता है, ऑर्थो और पैरा पे, और रिंग एक्टिवेटिंग है। अब आपने ये याद रख लेना है कि ये मिथाइल जो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है, बाय द हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हम अगर इलेक्ट्रोफाइल लगे ऑर्थो पोजीशन पे, यानी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करे तो साथ वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज आना है, यहाँ पर पाई बॉन्ड चला गया, ये वाला पाई बॉन्ड जब इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे आ जाना जिसके साथ मिथाइल लगा हुआ है। अब मिथाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। जब मिथाइल हाइपर कॉन्जुगेशन के जरिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो इंटरमीडिएट बन रहा है स्टेबल है। अगर इलेक्ट्रोफाइल जो है पैरा पोजीशन पे लगता है तो फिर पॉजिटिव चार्ज इधर आना है, ये वाला पाई बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा
तो उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिस कार्बन के साथ मिथाइल लगा हुआ है। अब ये वाला मिथाइल भी इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के जरिए। तो ये वाला आयन भी स्टेबल है, रिलेटिवली स्टेबल है। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल जो है मेटा पोजीशन पे लगता है, इस वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना है, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर देखें उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा जिस कार्बन के साथ डायरेक्ट मिथाइल लगा हुआ है, इसलिए ये वाला जो आयन है रिलेटिवली अनस्टेबल है। लेट्स से अगर बेंजीन रिंग के साथ जो है ये वाला ग्रुप लगाओ, तो ये बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। इस तरह इसके भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आ जाती है वो है हैलोजन। अब जो हैलोजन है ना, अच्छा ये याद रखना है कि अभी तक आपने जो अल्काइल पढ़ा है और जो आपने पढ़ा है ऐसा एटम जिसके पास अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ये वाला और ये वाला अल्काइल वाला, ये दो केसेस आपने पढ़े हैं। इन दोनों केसेस के अकॉर्डिंगली जो ग्रुप है ना वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल आगे लगना है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगना है और बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जानी है। लेकिन जो तीसरा है कैटेगरी हैलोजन वाली, हैलोजन जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई होने की वजह से रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है। जब रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो रिंग पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इससे रिंग की जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, और रिंग पे पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम हो गया और इसे रिंग की न्यूक्लियो एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन एट अ सेम टाइम क्लोरीन के पास भी लोन पेयर हैं, ये भी अपने लोन पेयर को रिंग को डोनेट करके, मतलब जो है रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये क्लोरीन अपने लोन पेयर के थ्रू अगर यहाँ बॉन्ड बनाती है पाई बॉन्ड, तो ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे। इसी तरह अगर ये वाला जो लोन पेयर है इधर आएगा, ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। इस तरह ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला लोन पेयर जो है इधर आए तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाने के लिए ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी इसकी रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी इसकी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू है, यानी इसकी हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से। इस इफेक्ट की वजह से बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है। अगला आने वाला ग्रुप जो है लगता तो ऑर्थो पैरा पे है, लेकिन बेंजीन की रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है, यानी क्लोरो ग्रुप जो है अगर हम एक्टिवेशन के लिहाज से देखें तो डीएक्टिवेटिंग है, यानी रिएक्टिविटी का रेट डिक्रीज कर रहा है। बेंजीन के मुकाबले में क्लोरो बेंजीन जो है कम रिएक्टिव है। लेकिन अगला आने वाला ग्रुप लगना ऑर्थो पैरा पे है। पहले दो केसेस में आपने पढ़ा था जो ग्रुप था वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर था और रिंग एक्टिवेटिंग था, यानी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा था। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से अगला आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है उसका रेट जो है वो कम है, इसलिए ये वाला जो ग्रुप है रिंग डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है। इसके बाद जो है चौथी कैटेगरी आ जाती है डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। उसमें जो ग्रुप्स आ जाते हैं उनमें नाइट्रो है, सियानो है, सल्फोनिक ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, ये सारे ग्रुप्स आ जाते हैं। इसके अलावा फॉर्माइल है, कीटोनिक ग्रुप है। अब यहाँ देखें बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो। ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। जब ये वाला पाई बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन वाला इधर कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान, तो ये वाले ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया
पाई बॉन्ड और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगले स्टेप में ये होना है, ये वाला पाई बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होना है, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाना है। ये वाला जब पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर नाइट्रो ने क्या किया है, नाइट्रो ने बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रा करके दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है इस ऑर्थो पे नहीं लग सकता, इस ऑर्थो पे नहीं लग सकता, इस पैरा पे नहीं लग सकता। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं हुई, वो पोजीशन जो है वो मेटा पोजीशन है। यानी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ने क्या किया है, दोनों ऑर्थो पोजीशन से और एक पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रा करके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कर दी। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक नहीं कर सकेगा। सिर्फ उसके लिए एक पोजीशन होगी अवेलेबल जो जिसपे वो आके लग सकता है। वो कौन सी पोजीशन होगी, दैट विल बी द मेटा पोजीशन। तो इस तरह से सिर्फ जो है इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे आके लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जो है ये रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहा है और बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज कर रहा है। अब यहाँ पर भी हम इसका ऑर्थो मेटा पैरा अटैक देख लेते हैं। अब लेट्स से ये इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, ऑर्थो पे, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, गलत लिखा है उन्होंने, यहाँ पर आप देखो ये वाला जब पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होना है पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाना है। ये जब पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होना है पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे आ जाना है जिस कार्बन के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अब देखते हैं पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे आया जिस कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहा है इस कार्बन पे, तो पहले ही पॉजिटिव चार्ज है। अब जिसको पहले टेंशन है ये और टेंशन दे रहा है, तो ये क्या आपको लगता है कि ये सिस्टम को स्टेबलाइज कर रहा है? नहीं, अनस्टेबलाइज कर रहा है। तो इसका मतलब है फिर इलेक्ट्रोफाइल ने इस ऑर्थो पे नहीं लगना क्योंकि सिस्टम अनस्टेबलाइज हो रहा है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रोफाइल लगे पैरा पे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, तो यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या है, उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है जिस कार्बन के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, जो पहले टेंशन में है जिसपे पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ये और इलेक्ट्रॉन विड्रा करके और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है, ये भी अनस्टेबल है। यहाँ पर भी फिर इलेक्ट्रोफाइल ने पैरा पोजीशन पे भी लगना। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे लगता है, इधर आके पॉजिटिव चार्ज आ जाना है, ये वाला जब बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। इसमें आप देखें कि पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे नहीं आ रहा जिस कार्बन पे पहले ही नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये वाला आयन जो है वो रिलेटिवली स्टेबल है, इस आयन के बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। यानी अगर ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो ना, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है मेटा पोजीशन पे लगेगा, और ऐसा जो ग्रुप होगा ना पहले वाला ग्रुप, वो रिंग डीएक्टिवेटिंग होगा। लेकिन अगर जो ग्रुप है वो रिंग एक्टिवेटिंग है, तो अगला आने वाला जो ग्रुप होगा वो ऑर्थो पैरा पे लग सकता है। यानी अगर पहले वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉनिक अलाउड इंक्रीज हो जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे लगेगा, मेटा पे नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डीएक्टिवेटिंग मेटा ग्रुप विच पॉजिटिव चार्ज ऑन अ कार्बन डायरेक्टली अटैच कनेक्टेड टू द रिंग। अब यहाँ पर देखें जो एटम जो है वो रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा एटम कहता है कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होता है। मतलब यहाँ पर देखें अगर ये वाला ग्रुप जो है बेंजीन के साथ अटैच हो, ये वाला या ये वाला, यानी इनमें से कोई भी ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर कोई भी इनमें से कोई ग्रुप जो है बेंजीन के साथ अटैच हो, तो इसने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रा करने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखो कि ये हमारे पास जो है ये वाला ग्रुप लगा हुआ है जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रा कर रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे लगता है, इसमें इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आप देखो कि जिस एटम के ऊपर पहले ही पॉजिटिव चार्ज है वो उस कार्बन से बॉन्ड है जिसके साथ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब ये वाला जो है इंटरमीडिएट अनस्टेबल है। तो फिर इलेक्ट्रोफाइल ने ऑर्थो पे नहीं लगना, सेम ऐसे ही इलेक्ट्रोफाइल ने पैरा पे नहीं लगना, बिकॉज
उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जिस कार्बन के साथ पहले ही ऐसा आइटम जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, ये भी अनस्टेबल है। तो इस सूरत में सिर्फ कौन सा लगना है, इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे लगना है। मेटा पोजीशन पे अगर लगता है तो जितने भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे इनमें उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा जिस कार्बन के साथ नाइट्रोजन लगा हुआ है जिस पे पहले ही पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये है कि ये रिलेटिवली स्टेबल होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें इन तमाम में ये हमारे पास ना मिथाइल है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर पैरा पे लगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, पैरा पे लगे या ऑर्थो पे लगे। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में ये जो इलेक्ट्रोफाइल है मेटा पे लगे तो अनस्टेबल। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले जो हैं, यानी ये सिंपल बेंजीन है, बेंजीन का अरेनियम आइन है, इसकी स्टेबिलिटी दरमियान में है, इसकी एनर्जी लेवल दरमियान में है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मिथाइल, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन अगर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है पैरा पोजीशन पे लगे सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर, अगर ये मेटा पे लगे तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हो और इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे लगे तो स्टेबल है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे लगे तो ये सबसे अनस्टेबल है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो तो इलेक्ट्रोफाइल ने पैरा पोजीशन पे नहीं लगना, उसने कौन सी पोजीशन प्रेफर करनी है, मेटा। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग के केस में, नाइट्रो ग्रुप के केस में, सही है। इन दोनों में ये वाला अनस्टेबल है, इलेक्ट्रोफाइल अगर पैरा पे लग रहा है, और अगर मेटा पे लग रहा है तो स्टेबल है। और इन दोनों में देखा जाए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में, यानी अगर पहले वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है जैसे यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, तो पैरा पे अगर इलेक्ट्रोफाइल लगता है तो स्टेबल है, अगर मेटा पे लगता है तो अनस्टेबल है। ये बेंजीन जो है उसकी अरेनियम आयन की स्टेबिलिटी बिल्कुल वो दरमियान में मेंशन की गई है। ये बच्चे समझ आ गई आप लोगों को? हेलो हेलो, यस जी सर सर, जी। यस समझ आ गई सर। अच्छा जी सर जी, समझ आ गई है। ठीक है जी। क्या करना है, छुट्टी करनी है कि पढ़ना है? और पढ़ना है बता दें। चलो जी, सो गए सारे, सो गए। कल सही, जज़ाकुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बोलो बहन, अल्लाह यार। हाँ जी बहन, सर आज के लिए काफी है इतना ही। आज के लिए वाकई इतना काफी है। चलो जी, अल्लाह खैर करे, फिर कल सही। ओके सर जी। अल्लाह हाफिज सर जी। अल्लाह हाफिज सर जी।